देखो बेटा, अब तुम्हारी कोई बात मुझे नहीं सुननी है। तुम ऐसा ही समझ लो, तुम अब निकलो यहाँ से। सोहन जी ने सीधे सीधे अपने दामाद अमित से कह दिया। पर पापा जी, हमारी रिजर्वेशन तो परसों की है, मतलब परसों शाम को हम दोनों जाएंगे। क्या आपको सुनंदा ने कुछ भी नहीं बताया? सुनंदा ने हमें क्या बताया, क्या नहीं बताया, अब इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परसों की रिजर्वेशन तुम्हारी सुनंदा के साथ थी, अब तुम यहाँ से सुनंदा के बिना ही जाओगे, समझ आया? सोहन जी ने कड़कती आवाज में कहा। तुम अकेले ही यहाँ से जा रहे हो, हम सुनंदा को तुम्हारे साथ नहीं भेज रहे। सोहन जी ने गुस्से में अपने शब्द कहे। पर क्यों? अमित की आवाज में हकलाहट पैदा हो गई और आवेश में उसके होंठ कांपने लगे। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी सुनंदा के साथ हुई थी। 2 महीने के बाद सुनंदा के भतीजे के मुंडन सेरेमनी थी, इसलिए दोनों कल ही इलाहाबाद से अहमदाबाद पहुँचे थे। अहमदाबाद सुनंदा का मायका था। पहला प्रभाव और जीवन भर ससुराल वाले हाथ जोड़कर पीछे घूमते रहे। ऐसी शिक्षा उसके शादीशुदा अनुभवी दोस्तों ने घोट कर पिलाई थी। वह भी अपने ससुराल में रौबदार छवि बनाकर जीवन भर के लिए अमित छाप छोड़ देना चाहता था। इसी रौब के लिए अमित ने ससुराल आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। गर्म चाय को ठंडा कहकर ठुकराना, घर के बने खाने को बेस्वाद कहकर बाहर से खाना मंगवाना और इधर उधर रिश्तेदारों में बैठे हुए सुनंदा की बुराइयां करते हुए उसे देख लिया था कि लोग उसके साथ बहुत आदर और नम्रता से पेश आ रहे हैं। वह अपने मन में सोचने लगा कि उसने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों की बोलती बंद कर दी है। दूसरे दिन सुबह घर में पूजा पाठ हो रहा था। सब लोग बड़े वाले कमरे में बैठे हुए थे। चारों तरफ मंत्र उच्चारण सुनाई दे रहे थे। रिश्तेदार एक दूसरे के साथ बातचीत में भी मगसुल थे। बाल कटवाते समय सुनंदा का भतीजा पुलकित जोर जोर से चिल्ला रहा था। शायद वह नाई के उस्तरे और कैंची से डर रहा था। सुनंदा तालियां बजा बजा कर उसका ध्यान भटका रही थी। अचानक अमित ने पीछे से आकर सुनंदा से कहा, 2 मिनट मेरे साथ आओ। सुनंदा अमित के पीछे पीछे चल दी और दूसरे कमरे में जाकर अमित ने उससे पूछा, क्या तुमने 10,000 रुपए निकाले? सुनंदा हैरान रह गई और बोली, क्यों? मैं क्यों निकालती? मुझे क्या पता? मैं देख रहा हूँ कि मैं जो पैसे लेकर आया था उसमें से 10,000 रुपए कम है। अमित बोला, आप एक बार फिर से देख लीजिए, यही होंगे। देखो, अगर तुमने लिए हैं तो मुझे बता दो, किसी और को दिए हैं तो भी मुझे बता दो। क्या तुमने मुझसे पूछे बिना अपने आप ही शगुन दे दिया? अमित तरह तरह के प्रश्न पूछ रहा था और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। सुनंदा ने एक बार फिर कहा, नहीं, मुझे क्या जरूरत थी, मैंने नहीं लिए। अमित ने गुस्से से एक थप्पड़ सुनंदा के गाल पर दे मारा। सुनंदा तिलमिला गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर भी उसने संयम नहीं खोया और बोली, लाइए मैं देखती हूँ। अमित अटैची के सामने खड़ा होकर बोला, हाथ भी मत लगाना, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? सुनंदा हक्की बक्की रह गई। वह सोच रही थी कि इस समय तो सब लोग हॉल में बैठे हुए हैं, किसने 10,000 रुपए की चोरी कर लिया होगा। उसे कोई भी रिश्तेदार ऐसा नजर नहीं आया जो एक 10,000 रुपए की छोटी सी रकम के लिए अपने चरित्र को गंवा बैठे। आज तक घर में अनेक पर्व त्योहार हुए थे, हर बार सभी रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, लेकिन आज से पहले ना तो किसी की चोरी हुई थी और ना ही किसी ने चोरी का इल्जाम लगाया था। वह आश्चर्य से खड़ी थी कि अमित बोला, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए खोना कोई मजाक नहीं होता। मैं किसको कहूँ, किससे पूछूं? मैं इसलिए चुप हूँ कि यहाँ सभी तुम्हारे रिश्तेदार हैं। एक चोर के पीछे मैं सबको चोर नहीं ठहरा सकता, यह तो मेरी शराफत है। इस बार मैं आ गया, अब आगे से कभी नहीं आऊंगा। सुनंदा अमित की बातों से डर गई और उसने बहुत ही करुण स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी व्यवस्था में उसकी नजर अमित की छाती से घूमती हुई उसके लॉकर की बेल्ट तक पहुंच गई। उसने देखा कि अमित की बेल्ट कुछ अजीब ढंग से मुड़ी और उभरी हुई है। वह एकदम से बोली, वैसे आपकी बेल्ट के अंदर क्या घुमा कर मोड़ कर रखा है? कुछ छिपा रखा है क्या? लाओ मैं चेक करती हूँ। अमित 2 कदम पीछे हट गया
और बेशर्मों की तरह हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा कहकर उसने अपनी बेल्ट में से छिपाया हुआ 10,000 रुपए निकाल कर मुट्ठी में भींच लिए और कहा, डर गई ना, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मजाक भी नहीं समझती हो। अब सुनंदा उसे सुनने के लिए विवश नहीं थी। उसने बिना वक्त गवाए उसका कमरा छोड़ दिया और हॉल में जहाँ मुंडन सेरेमनी हो रही थी वहाँ लौटकर आ गई। अब तक मुंडन सेरेमनी हो चुकी थी और भैया भाभी सुनंदा का इंतजार कर रहे थे। मुंडन के बाद बुआ ने भतीजे को नहलाना था। उनके यहाँ यही रिवाज था। भाई आकाश सुनंदा को देखते ही उसके पास आया और बोला, क्या हो गया था, तो जीजा जी के साथ अंदर गई थी। सुनंदा ने अपनी सारी व्यथा भाई को बता दी। भाई ऐसी हरकत को मजाक कहने वाले अमित के विरुद्ध था। उसने पिताजी को सारी बात बताई, जिसका परिणाम यह था कि तुरंत सोहन ने निर्णय लिया सुनंदा से उसके बारे में पूछताछ की। अंत में परस्पर सहमति से यह निर्णय लिया कि हमारी लड़की किसी भी हाल में इस तरह के घटिया इंसान के साथ जीवन नहीं बिताएगी। फिर भी सोच विचार बाद में करेंगे। अमित ने सोहन से फरियाद करते हुए कहा, पापा जी आप मुझे 2 मिनट सुनंदा से मिलने तो दीजिए, तुम्हें सुनंदा से मिलने दो। सोहन भड़क गए और बोले, जिस तरह की तुमने बात की है और जैसी बातें तुम कर रहे हो, ऐसी बातों का चलन हमारे घर में नहीं है और ना ही सुनंदा इस तरह के छल कपट जानती है। तुम दोनों के बीच अब क्या घटित होने वाला है यह हम बाद में सोचेंगे, लेकिन मेरे घर में मेरी ही बेटी का अपमान तुम अपने आप को समझती क्या हो? इसके बाद भी तुम्हें उससे बात करने का मौका चाहिए। अब मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। तुमने क्या सोचा था कि परिवार और पारिवारिक संबंध इतने सस्ते होते हैं? तुमने अपनी हरकत से बता दिया कि तुम तो हमारी बेटी के लायक भी नहीं हो। हॉल में उपस्थित सभी रिश्तेदार हक्के बक्के से रह गए। सोहन ने सबके बीच में जोर जोर से कह दिया कि यह लड़का कहता है कि इसके 10,000 रुपए किसी रिश्तेदार ने चुरा लिए। मेरी बेटी को दबाने की कोशिश कर रहा था। बीत गए पुराने जमाने जब माँ बाप लड़कियों को उनकी ससुराल में किस्मत के सहारे छोड़ देते थे। मेरी बेटी हमारी आंखों का तारा है। ऐसे बेहुदा लड़के को अपनी लड़की दे दो। अच्छा हुआ हमें इसके बारे में जल्दी ही पता चल गया। आकाश, ओ बेटा आकाश, बेटा तुम कहाँ हो? इसको घर से निकालो। जब तक यह घर से नहीं निकलेगा तब तक मिठाई नहीं बांटी जाएगी। तुम मुंडन की मिठाई बांटोगे और मैं इसके जाने की मिठाई बांटूंगा। हॉल में एकाएक सन्नाटा छा गया। सब लोग सोहन और उसके परिवार वालों से अच्छी तरह परिचित थे। सोहन ने चिल्लाकर कहा, इसके पिताजी को फोन लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। बात बिगड़ती देखकर अमित उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। सोहन ने कहा, आगे और पीछे की गुंजाइश नहीं रही बेटा, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। अभी तुम्हारे पिताजी को भी बता देता हूँ ताकि कल को कोई यह इल्जाम न लगा दे कि लड़के के साथ हाथापाई हुई थी। सारे साक्ष्य अपने हाथ में लेकर अभी इसी वक्त तुम्हें स्टेशन भेज रहा हूँ। आकाश ने अमित के पिता का फोन नंबर मिलाया और अमित के दुर्व्यवहार की बात बता दी। बाहर टैक्सी वाला हार्न रुक रुक कर बजा रहा था। उसी वक्त सुनंदा ने कमरे में प्रवेश किया और बोली, पापा जी इनसे कहिए अब यह हमारे घर और मेरे जीवन से दूर निकल जाए। मैंने टैक्सी मंगवा दी है, पेमेंट भी कर दी है। अमित चुपचाप सिर झुकाए टैक्सी में जाकर बैठ गया। उसकी बाजी उल्टी पड़ चुकी थी। उसकी गलत सोच ने उसे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। उसकी स्थिति तो डूब मरने वाली थी। वह सोच रहा था कि उसकी भूल की कोई माफी नहीं है। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।